Hello class 9 students, this is your biology teacher Agrima Rawat. Okay, so we have been doing the chapter 6 tissue. In this chapter we have already talked about plant tissue, and in the previous videos we have been talking about the animal tissue. In the animal tissue we have covered epithelial tissues, muscular tissue and nervous tissue already. Now we are going to do the connective tissue. Okay, so we are going to talk about it now. So what do we mean by connective tissue? Connective tissue, as the name suggests, जैसा कि नाम बता रहा है इसका, it is something that is going to connect. ठीक है, कनेक्ट करने का काम करेगा. So these are some specialized cells to connect and anchor. Anchor मतलब आपने वो देखा होगा जैसे मूवीज़ वगैरह में जो लंगर बोलते हैं हिंदी में, जो शिप्स या जहाज़ जो बड़े बड़े होते हैं उनको रोकने के लिए लंगर डालते हैं. कुछ इस तरह का शेप होता है उसका, कुछ ऐसा शेप होता है. आई एम सॉरी, अच्छा सा नहीं बन रहा है. इट इज़ समथिंग कुछ ऐसा लंबा सा और कुछ ऐसा करके वो पानी के अंदर डालते हैं ताकि ज़मीन में अटक जाए. ठीक है, और जहाज़ एक जगह रुका रहे, तो एंकर कहते हैं उसे. ठीक है, सो मतलब रोक के रखने वाला. तो कनेक्ट करता है और एंकर करता है अलग अलग वेरियस जो आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं. तो एक ही जगह पे आपके जैसे लंग्स हैं वो उसी जगह पे टिके हुए हैं ना, तो वो कैसे हो पा रहे हैं? क्योंकि कनेक्टिव टिश्यूज़ ने उन्हें होल्ड कर रखा है वहाँ पे. ओके, सो सेम एज इट इज़ मेनी अदर कनेक्टिव टिश्यूज़ आर देयर इन आवर बॉडी. सो देयर मेन फंक्शंस आर बाइंडिंग. फर्स्ट इज़ बाइंडिंग. बाइंड करना मतलब एक दूसरे से जोड़ के रखना. सपोर्टिंग, हमारी बॉडी को सपोर्ट करना. पैकेजिंग, कुछ चीज़ों को पैकेट में रखना, एक अच्छी तरह से कवर करके रखना एक तरह से. ठीक है, सो ये हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू को 3 वर्क हैं. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट? फर्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यूज़ आर लिविंग, as we have already talked about that all the animal tissues are living, so they are also living, but they are loosely spaced. इनमें स्पेस जो होता है थोड़ा लूजली है, मतलब थोड़ा सा कम स्पेस इनके बीच में थोड़ा बहुत कभी कभी हमें स्पेस देखने को मिल जाता है. ठीक है, और लो इन नंबर, बहुत ही कम नंबर में होते हैं ये. ओके, नाउ it have intercellular space filled with fluid called matrix. जो इनके, अगर ये जो टिश्यू है इसके, जैसे ये एक टिश्यू है, इसमें जो सेल्स हैं, ठीक है, दिस इज़ अ सेल, दिस इज़ अ सेल, दिस इज़ अ सेल. अब इनके बीच में जो स्पेस बचा हुआ है, इसमें कोई फ्लूइड होगा, कोई तरल होगा, लिक्विड. ठीक है, इसमें कोई तरल होगा, उससे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम मैट्रिक्स. क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे. जो भी फ्लूइड होगा किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में, अभी हम कनेक्टिव टिश्यूज़ के टाइप पढ़ेंगे, तो उनमें कोई भी अगर इंटरसेलुलर स्पेस है तो उसको स्पेस को फिल करने के लिए जो भी फ्लूइड होगा उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे? मैट्रिक्स. ओके, क्लियर अबाउट इट? ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज़ ब्लड. ब्लड इज़ ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है. ठीक है, क्या कर रहा है ये? हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, हमारी बॉडी में एक से दूसरी जगह तक कनेक्शन का काम करता है ये. ठीक है, बाइंड करने का काम करता है हमारी पूरी बॉडी को. ओके, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ब्लड इज़ अ फ्लूइड फिल्ड कनेक्टेड टिश्यू. इसमें फ्लूइड भरा होता है, मतलब लिक्विड ही है ये बहुत ज़्यादा. ठीक है, पता है ये खून लिक्विड ही होता है हमारा थोड़ा. ओके, एंड इन दिस टिश्यू सेल्स मूव इन अ फ्लूइड मैट्रिक्स. इसमें भी एक फ्लूइड है, उसको क्या बोलते हैं? उस फ्लूइड का नाम है प्लाज्मा. ब्लड के मैट्रिक्स का क्या नाम है? प्लाज्मा. नाउ व्हाट, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई प्लाज्मा? सो प्लाज्मा इज़ अ फेंट येलो इन कलर. फेंट येलो मतलब येलोइश तो है बट थोड़ा सा फीका येलो. ठीक है, यू कैन सी इट हेयर, इट इज़ प्लाज्मा. क्या है ये? प्लाज्मा. फेंट येलो कलर का है और इसमें 3 तरह की सेल्स मिलती हैं. कौन कौन सी सेल्स? RBC, WBC and platelets. These are the 3 cells that are found on the matrix
प्लाज्मा, द 3 सेल्स आर आरबीसी, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। रेड, रेड इसका नाम से ही पता चल रहा है, रेड कलर की होती है। ये क्यों रेड कलर की होती है? जैसे हमने लीव्स में पढ़ा हुआ है दैट इन द प्लांट्स द लीव्स कंटेन क्लोरोफिल, chlorophyll gives the green color to the leaves, right? Same as it is the red color to the red color of the blood is given by hemoglobin, नाम याद रखना hemoglobin, ठीक है। हीमो जो वर्ड है वो ब्लड से ही रिलेटेड है। सो हीमोग्लोबिन इज द पिगमेंट दैट इज गिविंग द रेड कलर टू द रेड ब्लड सेल्स, ओके। एंड वन मोर फंक्शन इज देयर, जैसे कि क्लोरोफिल का फंक्शन एक और था, एक तो वो क्लीन कलर दे ही रहा था, दूसरा फंक्शन क्या होता है कि वो क्या करता है, सन की रेज को ट्रैप करता है। सेम एज इट इज द आरबीसी हैव अ फंक्शन ऑफ कैरिंग ऑक्सीजन, ठीक है। तो आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना भी है। अब देखो इस चीज़ को कैसे समझें कि लंग्स में जब हमने नोज से सांस ली, ठीक है, ब्रीद इन किया हमने, सो वी हैव टेकन ऑक्सीजन इनसाइड, नाउ इट विल गो फ्रॉम अ ट्रैकिया, यहाँ पे विंड पाइप होती है उसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, तो यहाँ से होते हुए आपके लंग्स में पहुँचेगी ऑक्सीजन, ठीक है। लंग्स में पहुँच गई, लंग्स से वो जाती है ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल में क्या है आपका ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या है हीमोग्लोबिन, ठीक है। आरबीसी है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। सो नाउ हीमोग्लोबिन इज़ लाइक अ ट्रक, हीमोग्लोबिन क्या है, एक ट्रक की तरह है जो कि किसको कैरी करके लेके जाएगा, अपने ऊपर ऑक्सीजन को रखेगा और उसको लेके जाएगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या हो गया, एक ट्रक हो गया, ये एक ट्रक है जिसके ऊपर कौन बैठ के जाएगी, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन इसके ऊपर बैठ के जाती है। बात समझ आई? ये तो सिर्फ एक समझाने के लिए था, ऐसा मत लिख के आ जाना कि ट्रक होता है, ठीक है। तो एक आपका ट्रांसपोर्टर की तरह काम करेगा हीमोग्लोबिन। पहली बात रेड कलर देगा आरबीसी को, और क्या करेगा आरबीसी को, क्या पूरे ब्लड को रेड कलर देता है और ऑक्सीजन कैरी करके ले जाता है ब्लड में, ठीक है। नाउ कमिंग टू द वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स WBC जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, दे आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। सोल्जर्स, हमारी कंट्री में भी सोल्जर्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, देयर वर्क इज़ टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी और सॉरी आवर कंट्री फ्रॉम द फॉरेन ऑब्जेक्ट्स और फॉरेन पीपल, जो फॉरेन अगर कोई टेररिस्ट है या कोई ऐसे घुसने की कोशिश करे तो उससे बचाते हैं सोल्जर्स हमें, ठीक है। सेम टू सेम white blood cells also does the same work, that if some foreign material comes inside our body, अगर कोई foreign material जो है, foreign material में कुछ भी आ सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर घुस गया, तो WBC सबसे पहले उसे पहचान के उसे किल करने का काम करते हैं, ठीक है। तो WBC क्या है, एक तरह के सोल्जर्स हैं हमारी बॉडी में। इसके अलावा भी बहुत सारे सोल्जर्स हैं, बट ये भी एक सोल्जर है हमारी बॉडी का, ठीक है। ब्लड के तीसरे सेल की बात करते हैं, दैट इज़ प्लेटलेट्स। might be have heard platelets, प्लेटलेट्स आपने सुना होगा। डेंगू जब होता है किसी को तो बोलते हैं कि उसकी प्लेट्स गिर गई ऐसे बोलते हैं। सो दैट प्लेट्स क्या हैं, वो प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स आर द सेल्स ऑफ द ब्लड, उनका नंबर कम हो जाता है जिसकी वजह से डेंगू हो रहा है। अब उस पर नहीं जाके हम यहाँ पे आते हैं। सो प्लेटलेट्स का काम क्या है ब्लड में, platelets helps to clot or coagulate the blood in the cut or wound। अब इस चीज़ को समझिए अच्छी तरह से। मान लिया आप किसी दिन खेल रहे थे, ठीक है, और खेलते खेलते आप गिर गए, आपके नी पे चोट लग गई, ठीक है, मतलब घुटने पे चोट लग गई और खून बह रहा है। खून बहता रहा थोड़ी देर तक, बट धीरे धीरे करके क्या हो गया, वो अपने आप ही जमने लग गया वहाँ पे, और वहाँ पे एक डार्क ब्राउनिश कलर का वो लग गया, आपका एक क्लॉट सा लग गया, ठीक है, थक्का भी बोलते हैं उसे। वो खून रुक गया आपका बहना, ठीक है, और वो अपने आप ही जम गया और थोड़े दिनों बाद वो पूरी तरह से जम के ठीक भी हो गया वहाँ पे। तो ऐसा कैसे हुआ, हमारे ही ब्लड में एक तरह की सेल प्रेजेंट है जिसे हम बोल रहे हैं प्लेटलेट्स।
उसका काम है अगर कभी कोई कट लग जाए हमारी बॉडी में, या वुंड, वुंड मतलब चोट, ठीक है, तो उस चोट को भरने का काम करेगी ताकि ज़्यादा खून ना बह जाए, ठीक है। अगर खून बहता रहेगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी से खून ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो उसको रोकने की ज़रूरत है, तो वो उसको रोकने का काम कौन करेगा, प्लेटलेट्स। अब बात समझ आई। तो प्लाज्मा है यहाँ पे आपकी, क्या है, ये मान लिया हमारा ब्लड है, और इसमें यहाँ पे 3 सेल्स हैं, एक तो आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट्स, और इसके बीच में जो जगह है वो किससे भरी हुई है, प्लाज्मा से। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हो इस पिक्चर में दैट 55% हमारी ब्लड में प्लाज्मा ही होता है, उसके अलावा 4% आपकी वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होती हैं, और 41% आरबीसी है। सबसे ज़्यादा आरबीसीज ही हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है एनर्जी के लिए, ठीक है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो अभी इतनी बात समझ आई, क्लियर? ओके, लेट अस मूव ऑन नाउ। बोन, बोन इज़ द सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू। नाउ हाउ इट कनेक्ट्स, हमारी बॉडी को बाइंड करके रखता है, सपोर्ट देता है बोन हमारी पूरी बॉडी को। आप सीधे खड़े क्यों हो पा रहे हैं, अगर आप खड़े हो रहे हैं तो कैसे हो पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द बोन स्ट्रक्चर, जो हमारी बॉडी का बोन स्ट्रक्चर है। हेयर यू कैन सी अ स्केलेटन, ठीक है, डरावना सा लग रहा होगा, कंकाल बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। स्केलेटन इज हेयर। नाउ दिस स्केलेटन इज मेड अप ऑफ होल बोन। आपका जो ये ब्रेन, आपका ये जो स्कल दिख रहा है, दैट इज़ ऑल्सो बोन। यहाँ पे दिख रहा है आपको रिब केज है, हैंड्स हैं आपके, लेग्स की बोन है, ठीक है। ऑल दिस इज़ अ फ्रेमवर्क, एक ढांचा है हमारी बॉडी का, जिसके ऊपर स्किन, मसल्स वगैरह लगी हुई हैं, जिससे कि हमारी पूरी बॉडी खड़ी हो पा रही है, ठीक है। तो बोन का क्या है, बोन एक स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल टिश्यू है, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है। मतलब जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स है, जैसे कि अपने हाथ को जहाँ से आपके, चलिए पैर को एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। पैर का एग्जांपल लिया तो पैर में जहाँ से आपके नी है, मतलब घुटना है आपका, वहाँ से जो मोड़ के देखो, मुड़ रहा है आराम से। क्यों? क्योंकि ऊपर थाई में और नीचे आपके 2 बोन्स हैं, और बीच में वो कनेक्ट है आपकी नी पे, तो इस वजह से आप आराम से मोड़ पा रहे हैं उसे। बट अगर आप बीच में थाई में से हड्डी को मोड़ना चाहें तो हड्डी तो नहीं मुड़ेगी ना, इसलिए नॉन फ्लेक्सिबल कहा। तो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है कि ऐसी करके आपके कहीं से भी बोन मुड़ जाएगी, नहीं होता ऐसा, ठीक है। जहाँ से जॉइंट्स है वहाँ से मुड़ सकती है, बट नॉट फ्रॉम द मिडल ऑफ इट, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रेमवर्क खड़ा करती है हमारी पूरी बॉडी का, जो कि हमें सपोर्ट देता है, पूरी बॉडी को सपोर्ट करके रखता है। खड़े हो पा रहे हैं, कोई भी चीज़ उठा पा रहे हैं, सिर्फ इस सब फ्रेमवर्क की वजह से, जो बोन्स ने दिया हुआ है हमारे, ठीक है। और इसका एक और काम है, दैट बोन्स प्रोटेक्ट्स आर वाइटल बॉडी ऑर्गन्स। वाइटल बॉडी ऑर्गन्स मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं हमारे, लाइक ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय स्कल। यहाँ पे स्कल है, उसके अंदर ब्रेन रहता है, तभी ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है। एक तरह से हेलमेट की तरह है हमारे ब्रेन का स्कल, ठीक है। लंग्स के ऊपर ये रिब केज प्रेजेंट है। वैसे ही आपके बहुत सारे ऑर्गन्स आपके बोन्स के अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं। क्लियर? अंडरस्टूड? नाउ द थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कार्टिलेज। कार्टिलेज इज टाइप ऑफ बोन की तरह ही होता है, बट फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। सॉलिड तो है बोन की तरह ही, बट फ्लेक्सिबल है। मतलब इसे, जैसे कि अपने कान पे हाथ लगाइए, और कान की हड्डी सी ही है जो स्ट्रक्चर दे रही है, ठीक है। आपके कान का स्ट्रक्चर अच्छा है, सॉलिड है, बट वो फ्लेक्सिबल भी तो है, कान मुड़ जाता है आराम से, है ना। कैसे? क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट है। ये दिख रहा है आपको अंदर वाला एरिया, जो आपके ये वाला आपका अंदर वाला एरिया, और बाहर भी, ये सारी आपकी कार्टिलेज है। ये सॉलिड तो है, बट साथ साथ में फ्लेक्सिबल भी है। ओके, सो दीज इट स्मूथ एंड सॉफ्ट बोन जॉइंट्स। अब ये 2 बोन्स दिख रही हैं आपको, ये एक बोन है, ठीक है, सेकेंड इज दिस बोन। इन दोनों के बीच में यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होगी, ताकि, क्योंकि 2 हार्ड चीज़ एक दूसरे के साथ जॉइंट रहेंगी और ये बार बार हिलेंगी तो घिसेंगी एक दूसरे को, ऐसे तो हमारी हड्डियाँ ख़राब हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है ताकि ये एक दूसरे को घिसे ना, ठीक है।
स्मूथ रहें। जैसे हम साइकिल्स वगैरह में ग्रीजिंग दिलवाते हैं ना, ग्रीस दिलवाते हैं ताकि जो आपकी चेन है वो स्मूथली चलती रहे, ठीक है, घिसे ना। तो सेम टू सेम कार्टिलेज यहाँ पे ये काम कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो कार्टिलेज है, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन नोज़। हमारी नोज़ में आगे की साइड, अपनी नाक को आगे से पॉइंट जो है आपकी नाक का, उसको दबा के देखिए, वो आराम से दब जाता है, ठीक है, वो कार्टिलेज से बना हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर भी कार्टिलेज है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। दिस वन एंड दिस वन, you can touch it and feel it, it is flexible, so that is the cartilage. Other than this, we also have it in trachea and larynx. Larynx यहाँ पे छुप गया है, larynx की spelling you can find it out here. larynx is what it is. यहाँ पे आपके जब आप सांस ले रहे हो तो यहाँ पे आपके हिस्सा है जो कि आपके फूड पाइप और आपके विंड पाइप का जॉइंट की तरह काम करता है, कॉम्बाइंड है, ठीक है। तो लैरिंक्स यहाँ पे, और ये ट्रैकिया भी है आपके, ट्रैकिया का विंड पाइप है, ठीक है, ये भी कार्टिलेज से बना होता है, ओके। सो दिस ऑल इज कार्टिलेज, दैट इज व्हाट कार्टिलेज इज सॉलिड बट फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। सॉलिड तो है बट फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है, क्लियर, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर टिश्यूज़ क्या हैं? एरियोलर टिश्यू हमारे स्किन और मसल्स के आपके बीच में मिलते हैं आपको, ठीक है। जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के ऊपर की तरफ जगह भरने के लिए, ठीक है। तो जो भी आपके ऑर्गन्स हैं उनमें स्पेस फिल करने के लिए या अंदर उनके स्पेस फिल करने के लिए कौन सा टिश्यू काम करेगा? एरियोलर टिश्यू, ठीक है। एंड इट हेल्प्स टू कीप द ऑर्गन इन प्लेस एंड इन नॉर्मल शेप। आप अभी मैंने बताया था लंग्स आपकी पर्टिकुलर जगह पे हैं, कैसे? क्योंकि एरियोलर टिश्यूज़ ने उन्हें अपनी जगह पे रख रखा, साइड साइड में कुशनिंग कर रखी है और आपका नॉर्मल शेप बनाए रखी है, क्योंकि उनके अंदर भी कौन भरा होगा? अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है जिसके अंदर कोई और जगह की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे एरियोलर टिश्यू भरा होगा ताकि उसकी शेप ना बिगड़े। जहाँ पे भी जगह खाली रह गई वहाँ पे एरियोलर टिश्यू फिलअप हो जाएगा, ठीक है। क्लियर अबाउट इट? तो एरियोलर टिश्यू, यहाँ पे आप लूज कनेक्टिव टिश्यू देख सकते हैं, यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू लिखा हो, ये एरियोलर को ही हम लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है। यही आपका क्या है? एरियोलर टिश्यू, ओके, क्लियर। सो ये आपका एरियोलर टिश्यू है, आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एडिपोज। एडिपोज टिश्यू इज़ द फैट स्टोरिंग टिश्यू। आपने देखा होगा कभी कभी कोई इंसान बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, पेट में बिल्कुल मसल्स बहुत ज़्यादा, वो मोटापा बढ़ा हुआ है, ठीक है। क्यों? वहाँ पे क्या हो गया ऐसा? स्टमक के ऊपर कुछ टिश्यूज़ ऐसे जम गए जिनके अंदर फैट भरा पड़ा है। फैट क्या होता है? चर्बी, हिंदी में बोलते हैं चर्बी। घी, ऑयल, इन सब में फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर हम ज़्यादा ही एक्स्ट्रा खा लें तो ये हमारी बॉडी में स्टोर होने लगता है, क्योंकि आपने ये चीज़ पढ़ी होगी दैट कार्बोहाइड्रेट एंड फैट गिव्स आवर बॉडी एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट और फैट हमारी बॉडी को क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट अगर हम खा रहे हैं बट जितनी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए उससे ज़्यादा खा रहे हैं तो क्या करेगी हमारी बॉडी? जितनी कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ेगी उतना तो हमारी बॉडी क्या करेगी? उसको यूज़ कर लेगी। बट जितना नहीं यूज़ किया, आर बॉडी विल स्टोर इट, हमारी बॉडी क्या करेगी? उसे स्टोर करके रख लेगी ताकि आगे अगर हमें कभी ज़रूरत पड़े तो हमारी बॉडी उसे यूज़ कर सके। सेम टू सेम फ़ैट के साथ भी यही चीज़ है। पर्टिकुलर अमाउंट में जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत है फ़ैट की, अगर हम उससे ज़्यादा ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में स्टोर होने लगता है। तो एडिपोज टिश्यू उसको स्टोर करता है, ठीक है। आपने फास्टिंग के टाइम पे देखा होगा, जब आप फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो उस टाइम पर आप मरते तो नहीं है ना, हमारी बॉडी को तभी भी एनर्जी की ज़रूरत है। आप चल फिर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, बट तभी भी हमारी बॉडी ज़िंदा रह लेती है। कैसे? क्योंकि हमारी बॉडी ने अंदर ही स्टोरेज कर रखी है, ठीक है। जब हमें ज़रूरत पड़े हमारी बॉडी को, तब हमारी बॉडी उस एनर्जी को यूज़ कर लेती है। तो फैट जो हमारी बॉडी ने, एडिपोज टिश्यू ने स्टोर कर रखा है, उसी को यूज़ करके हमारी बॉडी काम चलाती है उस टाइम पे, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारी स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच बीच में, ठीक है, ताकि कुशनिंग दे। क्योंकि इसका काम एक तरह से ऐसा है कि ये
गर्माहट भी बनाता है। ठीक है, जो ज़्यादा मोटे लोग होते हैं उन्हें ठंड कम लगती है। क्यों? क्योंकि मोटा होने की वजह से फैट जमा हो गया। फैट का काम है गर्मी को अंदर ही रोक के रखना, ठीक है, बाहर नहीं निकलती। जैसे कि पोलर बियर्स हैं, पोलर बियर देखें, वाइट कलर के बियर्स होते हैं, ठीक है, और बहुत मोटे होते हैं। क्यों? उनकी बॉडी में पूरी तरह से फ़ैट की लेयर्स हैं बाहर, जो कि बाहर गर्मी को निकलने देती है। उसके अलावा उनके बॉडी पे फर भी होता है, जो कि एक तरह से कंबल का काम करता है। ठीक है, तो गर्मी को अंदर ही अंदर बनाए रखता है। इंसुलेटर का क्या मतलब होता है? जो गर्मी को निकलने ना दे। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू इस तरह का काम करता है। और एक और चीज़ है कि ये शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन का भी काम की तरह भी काम करता है। हमारे पेट के ऊपर थोड़ी बहुत फैट की लेयर तो होती ही है, चाहे आप मोटे हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, थोड़ी बहुत लेयर रहती है और वो रहनी भी चाहिए। आपके किडनी, ठीक है, किडनी जो है और दूसरे ऑर्गन्स हैं यहाँ पे, उनको अगर कोई आपके पेट में एकदम से मारे तो एकदम से उन ऑर्गन्स तक असर नहीं पहुँचना चाहिए। ठीक है, उनको बचा के रखने के लिए किडनी काम कर रही है। ठीक है, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे कि एक गद्दा रख दो आप, ठीक है, उस वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो भी असर होगा वो ले लेगा, अंदर तक वो असर पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो जाएगा। हमारी आँखों के अंदर भी जो आई बॉल है आपका, ठीक है, आँखों की जो बॉल है उसके पीछे भी एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है, ताकि आइज़ को भी कुशन मिले। ठीक है, बात समझ आ रही है? ताकि वो आराम से वहाँ पे रह सकें। क्लियर? नेक्स्ट, टेंडन। टेंडन का क्या काम है? टेंडन आपकी एक ऐसी कनेक्टिव टिश्यू है जो कि स्केलेटल मसल और बोन को जोड़ती है। मसल और बोन, ठीक है, ध्यान रखना, टेंडन मसल को एक बोन से जोड़ती है या बोन को एक मसल से जोड़ती है, इतना ध्यान रखो। यहाँ पे देखो, ये आपकी बोन है, ठीक है, दिस इज़ अ बोन, और ये मसल, ठीक है, ये है आपका, सॉरी, ये है मसल। ठीक है, अब इन दोनों को ज्वाइन करना है। इन दोनों को ज्वाइन करने का काम कौन कर रहा है? टेंडन कर रहा है। ठीक है, एक बोन और मसल को ज्वाइन करने का काम कौन करेगा? कौन करेगा? टेंडन करेगा। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, तभी आपके नी पे, आपके घुटनों पे ये प्रेजेंट होती है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे देखिए, आपका स्केलेटन मसल है ये, ठीक है, दिस इज़ योर स्केलेटन मसल, दिख रहा है? 1 मिनट, दिस इज़ योर स्केलेटन मसल्स, ठीक है, और ये आपके बोन के साथ अटैच्ड है। और कौन अटैच कर रहा है इन्हें? टेंडन अटैच कर रहा है। बात समझ आई? बट इनकी फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब थोड़े बहुत तो फ्लेक्सिबल होते हैं पर इतने भी नहीं, ख़राब भी हो सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा इन्हें वो करेंगे। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी एक अप्रोप्रिएट लिमिट तक है, उससे ज़्यादा करोगे तो ख़राब भी हो जाएगी, टूट भी जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज़ लिगामेंट। लिगामेंट का क्या काम है? दो बोन्स को जोड़ना। यहाँ पे एक बोन है और एक यहाँ बोन है, इन दोनों को कौन जोड़ेगा? लिगामेंट जोड़ेगा। मसल और बोन को जोड़ने का काम टेंडन कर रहा है, दो बोन्स को जोड़ने का काम लिगामेंट करेगा। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है और अच्छी स्ट्रेंथ होती है इसमें। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक बोन है, ये एक बोन है, यहाँ पे बीच में आपका लिगामेंट प्रेजेंट है। ठीक है, लिगामेंट क्या कर रहा है? दो आपके बोन्स को जोड़ के रख रहा है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगामेंट, मूवमेंट एंड रोटेशन ऑफ नेक, आप अपनी गर्दन को पूरी तरह से रोटेट कर सकते हो। रोटेट इन द सेंस आप उसको ऐसे करके नीचे करके घुमा सकते हो। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आपके दो बोन्स है, ठीक है, ऊपर स्कल और नीचे आपकी जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर क्या है? आपकी बैकबोन है। तो स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन और स्कल को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? आपका लिगामेंट कर रहे हैं। तभी तो आप आराम से मूव कर पा रहे हो अपनी नेक को, नहीं तो नहीं कर पाते। अगर ये पूरी बोन होती ना तो आप पीछे की साइड अपनी गर्दन को झुका नहीं पाते और आगे की साइड भी नहीं झुका पाते। झुका पा रहे हैं क्योंकि लिगामेंट वहाँ पे प्रेजेंट है। लिम्स मैंने आपको पहले ही बताया था, आवर हैंड्स एंड लेग्स आर कंसिडर्ड एज लिम्स, तो इनमें भी लिगामेंट प्रेजेंट होता है बोन्स में। अभी मैंने आपको लेग्स का एग्जांपल दे दिया है। फिंगर में भी आपके जहाँ जहाँ पे भी आपकी उंगलियों में जॉइंट्स हैं, वो जॉइंट्स किससे भरे हुए हैं? लिगामेंट से। ठीक है, तो इन सब में मूवमेंट कैसे हो पा रहा है? आपकी फिंगर्स इजीली मूव कर पा रही हैं क्योंकि आपके लिगामेंट प्रेजेंट है। हाथ पैर इजीली मूव कर पा रहे हैं क्योंकि लिगामेंट्स प्रेजेंट हैं, और नेक भी इसलिए मूव कर पा रही है क्योंकि लिगामेंट वहाँ पे प्रेजेंट है। आर यू गेटिंग क्लियर अबाउट इट? ठीक है, तो दिस इज़ योर chapter over, the tissue chapter is over now. So this was the last
टॉपिक ऑफ द एनिमल टिश्यू पार्ट। ओके, चलिए एक बार और देख लेते हैं इसे कि हमने क्या क्या पढ़ा। कनेक्टिव टिश्यू में हमने ब्लड पढ़ लिए, बोन्स पढ़ लिया, कार्टिलेज पढ़ ली, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज, लिगामेंट एंड टेंडन। दीज वर द कितने हैं, 7 है, 7 connective tissues we have learned in this topic, in this video. Okay, thank you.